डिसलेक्सिया जो है बेसिकली आपका एक रीडिंग Yes, ma'am. डिसेबिलिटी थी। उससे पहले हमने आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बताया कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। आपको हमने बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका लर्निंग, दूसरा डिसेबिलिटी। लर्निंग का मतलब होता है सीखने से और डिसेबिलिटी मतलब होता है अक्षमता से। यानी जब हम किसी चीज को सीख नहीं सकते हैं, ठीक है, हमारे अंदर उस क्षमता का अभाव हो जाता है, तो वो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत तरीके का होता है। उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने जाना कि इस रिसेंट क्लासिफिकेशन के अनुसार लर्निंग डिसेबिलिटी को जो है 10 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। उसमें फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो कि एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को कोई चीज़ पढ़ने संबंधी अक्षमता पाई जाती है। आज हम लोग का टॉपिक है जो कि आपकी राइटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। राइटिंग मतलब लेखन डिसऑर्डर से रिलेटेड है, लेखन विकार से संबंधित है, ठीक है। आज के टॉपिक का नाम है हमारा डिस्ग्राफिया। पप्पू के नाम से किसने एंट्री ली है? तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया बेसिकली आप लोगों का एक लेखन अक्षमता से संबंधित विकार होता है। आप लोग सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, इसमें हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया की स्पेल आप लोग लिख सकते हो DYSGRAPHIA, डिस्ग्राफिया, ठीक है। डिसग्राफिया के बारे में पढ़ेंगे। डिसग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है, यानी कि एक राइटिंग डिसऑर्डर है। जब भी हम कुछ चीज लिखते हैं तो उस संबंध से उससे संबंधित जो डिसऑर्डर उत्पन्न होता है वो डिसग्राफिया कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ अक्षरों को लिखने में हमें दिक्कत होती है। बालक कुछ अक्षरों को ठीक ढंग से लिख नहीं पाता है, ठीक है। जैसे वो ब को व लिखेगा, ब से क्या होता है बकरी, बकरी ब वाले बकरी की जगह वो व वाला वकुला लिख देगा, ठीक है। ब और व में केवल माइनर डिफरेंस होता है, सब बच्चे जानते हैं। ब और व का कॉन्सेप्ट सब बच्चों के पास है ना, हिंदी का ब और ब। तो ब जो जिसको हम ब से बकरी लिखते हैं उसकी जगह ये बच्चे ब से कंफ्यूज हो जाते हैं व को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उनको ग्रह लिखना है, ग्रह प्लेनेट लिखना है, ग्रह, तो उसकी जगह वो गृह लिख देते हैं, गृह मतलब हाउस लिख देते हैं। यानी कि जिस माइनर डिफरेंसेस होता है उससे संबंधित कुछ लेखन विकृतियां उनके अंदर पाई जाती है। यानी डिस्ग्राफिया बेसिकली एक लेखन संबंधी विकार होता है जिसमें जो बालक होते हैं वो अक्षरों को ठीक ढंग से लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उनकी जो राइटिंग होती है वो भी काफी ज्यादा पुअर होती है। राइटिंग का मतलब जो उनकी लिखावट होती है वो भी बहुत ज्यादा पुअर दिखाई देती है, ठीक है। वो बहुत ही गंदे तरीके से लिखते हैं, उनका लेखन इतना अस्पष्ट होता है कि वो कभी कभी स्वयं भी नहीं पहचान पाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। इसमें जो कुछ अक्षर लिखे जाते हैं वो प्रायः बहुत ही बुरी तरीके से लिखे जाते हैं जो कि हमारे समझ के बाहर होता है। इसमें जो बालक होते हैं वो ठीक ढंग से लिख भी नहीं पाते और उनकी जो लिखावट होती है वो भी बहुत ही गंदी होती है, ठीक है। गंदी इन द सेंस कि जो राइटिंग वो बनाते हैं वो बहुत गंदी होती है। अधिगम जो डिस्ग्राफिया है उसको डिफाइन किया गया है नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी 2006 के अनुसार कि क्या होता है। उनकी डेफिनेशन के अनुसार डिस्ग्राफिया अधिगम और क्षमता का वो प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। बेसिकली जो डिस्ग्राफिया होता है ये एक तरह का लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये किससे रिलेटेड होता है? ये आपकी राइटिंग एबिलिटी से रिलेटेड होता है। डिस्ग्राफिया आपकी राइटिंग एबिलिटी से रिलेटेड होता है।
यह वर्तनी संबंधी कठिनाई है। वर्तनी का मतलब स्पेलिंग संबंधी कठिनाई है, यानी कि आपको स्पेलिंग कुछ लिखना है, आप स्पेलिंग कुछ और लिख देते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने ब और व में दिया था, गृह और ग्रह में दिया था, यानी थोड़ा सा माइनर जिसमें अंतर होता है वो उस तरह स्पेलिंग में वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं। खराब हस्तलेखन, खराब हस्तलेखन का मतलब उनकी पुअर हैंड राइटिंग होती है, एवं अपने विचारों को ठीक ढंग से वो व्यक्त नहीं कर पाते। उनको लिखना कुछ है और लिख कुछ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम घर जाता है, तो इसको वो लिख देंगे राम घर को जाता है, या राम जाता है, राम घर से जाता है। लिखना उनको राम घर जाता है, उसको वो 2-3 तरीके से लिख देते हैं, यानी कि अपने विचारों को ठीक ढंग से लिपिबद्ध नहीं कर पाते। लिपिबद्ध करने का मतलब होता है कि वो ठीक ढंग से अपने विचारों को लिखित रूप में बयां नहीं कर पाते हैं। तो डिस्ग्राफिया एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो कि राइटिंग एबिलिटी से रिलेटेड होती है। जिसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उनको वो स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं सही तरीके से, उनकी हैंड राइटिंग खराब होती है और वो अपने विचारों को ठीक ढंग से लिपिबद्ध यानी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो डिस्ग्राफिया का मतलब समझ में आ गया। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। इसमें बच्चा कुछ अक्षरों को लिखने में प्रायः गलती कर देता है। बालक ठीक ढंग से लिख भी नहीं पाता और उसकी लिखावट भी काफी गंदी होती है। यहाँ तक बात आप सबको समझ में आ गई? जी मैम। डिस्ग्राफिया क्या होती है? यस मैम। डिस्ग्राफिया सारे बच्चे बता देंगे कि जी मैम। डिस्ग्राफिया एक अधिगम संबंधी अक्षमता होती है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। लेखन क्षमता का मतलब होता है राइटिंग एबिलिटी को। इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें जो बालक होता है स्पेलिंग गलत लिख देता है, उनकी पुअर हैंड राइटिंग होती है, या जो विचार वो लिखना चाहता है वह विचार लिख नहीं पाता, यानी लिख कर अपने भावनाओं को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये जो डेफिनेशन है बहुत इजी डेफिनेशन मैंने खोजा है, और ये बहुत ही रिसेंट डेफिनेशन, देखिए 2006 की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन दी गई थी नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी के द्वारा। ठीक है। अब वास्तव में जो डिस्ग्राफिया होती है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो शब्दों को पहचान नहीं पाते, यानी व क्या है, ब क्या है, श क्या है, स क्या है। ठीक है। प्र कैसे लिखाई देगा, उसको रेफ की मात्रा नहीं समझ में आती है, उसको र पदेन की मात्रा नहीं समझ में आती है। इस तरह की त्रुटियां उसमें ज्यादातर देखने को आती हैं। साथ ही साथ उनका जो वाक्य विन्यास होता है उसमें भी समस्या होती है। वाक्य विन्यास का मतलब होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस संबंधित फॉर्मेशन भी काफी गलत होता है। उनमें व्याकरण संबंधी यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती है। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल बताया वो सारे एग्जाम्पल आपके हिंदी के थे, वो इंग्लिश में भी इसी तरह की मिस्टेक करते हैं। राम इज गोइंग की जगह लिख देंगे राम वॉज गोइंग। ठीक है, लिखना है राम इज गोइंग तो राम वॉज गोइंग लिख देंगे, या राम वर गोइंग लिख देंगे। ठीक है, वॉज की जगह वर का यूज कर देंगे। तो ये संबंधी दिक्कत होती है। तो डिस्ग्राफिया में केवल बालक शब्दों की पहचान नहीं गलत करता है, वरन उनकी वाक्य संरचना भी बहुत बुरी होती है। उनको व्याकरण संबंधी भी उनमें त्रुटियां यानी गलतियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ वो वाक्य को सही तरीके से लिख भी नहीं पाते। जो अधिकतर बालक होते हैं उसमें ज्यादातर दिक्कत होती है कि वो जो शब्द होते हैं उसके आकार के साथ उसको पहचान नहीं पाते हैं। जैसे आप स्मॉल लेटर में एम लिखेंगे, ठीक है, और स्मॉल लेटर में डब्ल्यू लिखेंगे, तो एम को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो डब्ल्यू बन जाता है कि नहीं। तो ये बच्चे जो है ज्यादातर आपस में उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, बी और डी को कंफ्यूज हो जाता है, तो बी की जगह डी और डी की जगह बी लिख देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी मैम। यस मैम। ठीक है। डिस्ग्राफिया जो होते हैं आपके बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला एग्राफिया होता है, दूसरा स्थानीय एग्राफिया होता है, और तीसरा होता है एग्राफिया व एलेक्सिया। ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं कि एग्राफिया क्या होता है। एग्राफिया शुद्ध रूप से लिखावट संबंधी अक्षमता होती है, यानी कि लिखावट संबंधी अक्षमता कहने का मतलब ये होता है कि वो शब्दों को सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं, और अगर लिख भी पाते हैं तो उनकी राइटिंग इतनी गंदी होती है कि आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे आपको अभी नहीं समझ में आ रही है मेरी हैंड राइटिंग। ठीक है। एग्राफिया क्या होती है, इस विकार से ग्रसित बालकों में शुद्ध रूप से लिखावट संबंधी अक्षमता पाई जाती है, यानी केवल जो एग्राफिया से पीड़ित बालक होते हैं। याद रखिएगा डिस्ग्राफिया का ये टाइप है पहला एग्राफिया। एग्राफिया में क्या होता है, बालक केवल लिखने में उनको दिक्कत होती है, उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस लिखने में ये दिक्कत होती है कि
वो शब्दों को सही तरीके से लिख नहीं पाते या उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही पुअर होती है। सेकंड जो इसका टाइप है उसको हम कहते हैं स्थानिक एग्राफिया। स्थानिक एग्राफिया का मतलब ये होता है, जैसे कि आपके ऊपर देखा है ना कि ये आधार लाइन है, ठीक है, ये आधार लाइन खींची हुई है, इसी के ऊपर मैंने लिखना शुरू किया है हिंदी। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं स्थानीय एग्राफिया वाले, ये ऊपर नीचे लिखेंगे, कभी यहाँ लिखेंगे तो कभी यहाँ लिखेंगे, कभी यहाँ लिखेंगे कभी यहाँ लिखेंगे, कभी एक शब्द यहाँ पे लिखेंगे तो कभी दूसरा शब्द यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि कभी कभी दो शब्दों के बीच में बहुत बड़ा गैप दे देंगे, जैसे एक शब्द यहाँ पे उन्होंने लिखा और दूसरा शब्द यहाँ पे लिखेंगे। आप लोगों को कर्सर दिखाई दे रहा है ना, माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। हाँ, जी जी दिख रहा है। हाँ, तो देखिए स्थानीय एग्राफिया में क्या होगा कि एक बालक यहाँ पे एक शब्द लिखेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा शब्द यहाँ लिखेगा, ठीक है। या तो वो ये कर सकता है कि एक शब्द जो है लाइन के ऊपर लिखे, दूसरा शब्द लाइन के नीचे लिखे। कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर वर्ड्स वो चढ़ा देता है और कभी कभी एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा गैप दे देता है, तो वो उसको स्थानिक अग्राफिया कहते हैं, ठीक है। एग्राफिया और स्थानिक एग्राफिया में अंतर समझ में आया? एग्राफिया का मतलब होता है केवल और केवल शुद्ध रूप से लिखावट संबंधी अक्षमता। लिखावट मतलब पुअर हैंडराइटिंग होती है उनकी, उनकी हैंडराइटिंग इतनी पुअर होती है कि वो स्वयं अगर दोबारा उन चीज को पढ़ना चाहे वो पढ़ नहीं पाते। और स्थानिक एग्राफिया में क्या होता है कि वो शब्दों को जो आधार लाइन होता है उसके ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े या दो शब्दों के बीच में बहुत ज्यादा जगह छोड़ देंगे या एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द चढ़ा देंगे, उस तरह की जब दिक्कत होती है तो उसको हम स्थानिक अग्राफिया कहते हैं। और नेक्स्ट है एग्राफिया व एलेक्सिया। इस तरह के विकार में जो बालक होते हैं केवल उनको लेखन संबंधी कठिनाई नहीं होती बल्कि साथ ही साथ वो उन चीजों को पढ़ भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते, ठीक है। जैसे जिसको एग्राफिया होगा वो BAD बैड जो लिखा है वो गलत लिख देगा, DAD डैड लिख देगा, लेकिन पढ़ेगा उसको बैड ही, ठीक है। लेकिन जो एग्राफिया व एलेक्सिया है उसमें केवल गलत लिखेगा ही नहीं बल्कि उसको गलत पढ़ेगा भी। आई बात समझ में? तीनों में अंतर समझ में आ गया सारे बच्चों को? जी मैम। एग्राफिया क्या होता है? एग्राफिया में केवल राइटिंग संबंधी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। स्थानिक एग्राफिया में क्या होता है कि आधार रेखा जो लिखी गई है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं दो अक्षरों के बीच में ज्यादा ज्यादा जगह छोड़ देना या एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर चढ़ा के लिख देना, वो स्थानिक एग्राफिया का प्रकार है। जबकि जो लास्ट प्रकार है वो होता है एग्राफिला व एलेक्सिया। इसमें क्या होता है कि बच्चों को केवल लिखने में ही प्रॉब्लम नहीं होती है बल्कि साथ ही साथ उसको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। डिस्ग्राफिया बहुत ही एक तरह का समझिए बहुत ही सिंपल काइंड का डिसऑर्डर होते हैं। उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे वो लिखते समय स्वयं से बात करने लगते हैं। इससे जो पीड़ित जो बालक होते हैं या छात्र होते हैं वो स्वयं से बात करने लगते हैं। जैसे कोई चीज लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं अपना नाम रेखा, तो अपने में बात करेंगे रेखा लिख रही है, रेखा नहीं लिख पा रही है, रेखा को ऐसे लिखना चाहिए। तो ये लिखते समय आप अपने से ही बात करने लगते हैं। दूसरा जो है उसमें दिया हुआ है अशुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी कहने का मतलब कि उनकी जो स्पेलिंग होती है वो गलत होती है। जब स्पेलिंग वो लिखना शुरू करते हैं तो वो गलत स्पेलिंग लिखते चले जाते हैं। बैड को सैड लिख देंगे, ठीक है। ज्यादा जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसमें उन्होंने वो गलत कर देते हैं। डॉल को फॉल लिख देंगे, ठीक है। बॉक्स को फॉक्स लिख देंगे। इस तरीके की गलती होती है। साथ ही साथ जब समान वाले अक्षर लिखना होता है, समान आकार वाले अक्षर लिखना होता है तो उनको दिक्कत होती है। जैसे बी की जगह डी लिख देंगे, एम की जगह डब्ल्यू लिख देंगे, गृह की जगह ग्रह लिख देंगे, इस संबंधित दिक्कत आती है। उनको कहीं भी कोई चीज कॉपी करना होता है। कॉपी करने का मतलब कि अगर कोई चीज ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है उसे ब्लैक बोर्ड से अपनी कॉपी पे उतारना है तो उनको उस चीज में भी काफी कठिनाई महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो देख रहे हैं, देखने के साथ जब कॉपी पे लिखते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं एग्राफिया के कारण, ठीक है। कुछ और दिक्कतें भी होती हैं, जैसे इनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो अपठनीय होती है। अपठनीय मतलब कि आप उनकी हैंड राइटिंग को पढ़ ही नहीं सकते हो, चाहे लाख कोशिश करो। जैसे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग तो एक जो मेडिकल स्टोर पे बैठा रहता है पर्सन वो पढ़ लेता है, लेकिन इनकी हैंडराइटिंग ऐसी होती है जो कोई नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। लाइनों का ऊपर नीचे लिखे जाना, जो आपने स्थानीय ग्राफिया में देखा है कि लाइन के ऊपर नीचे लिखा जाता है। शब्दों के बीच में जगह ज्यादा छोड़ देना या एक दूसरे के ऊपर शब्द चढ़ा देना या अपूर्ण अक्षर लिख देना,
ठीक है। लेखन सामग्री को कमजोर पकड़, यानी कि अगर वो पेंसिल या पेन पकड़ते हैं तो वो भी बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं, बार बार उनके हाथ से पेंसिल या पेन गिर जाती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, पेंसिल या पेन बहुत दूर से पकड़ेंगे, जैसे कि हम आपको दिखा दें इसमें। जैसे कि ये मेरे हाथ में पेंसिल है, ठीक है। ये जो डिस्ग्राफिया वाले पेशेंट होते हैं, पेंसिल यहाँ से पकड़ के लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 इनका हाथ यहाँ आता है और ऐसे ऐसे करके इनके हाथ से पेंसिल छूट के गिर जाती है, ठीक है। फिर से वो पकड़ते हैं, फिर से उनके हाथ से पेंसिल सरक जाती है, गिर जाती है। तो ये डिस्ग्राफिया वाले पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। तो डिस्ग्राफिया समझ में आ गया, बस इतना ही डिस्ग्राफिया में आपको पढ़ना था। हाँ, अब इसका उपचार हम कैसे कर लेंगे। डिस्ग्राफिया वाले जो पेशेंट होते हैं या डिस्ग्राफिया से पीड़ित जो बालक होते हैं, इनके उपचार के लिए क्या होता है कि इनको फिर से जिस भी जगह पे हैं, जिस भी क्लास में, सबसे पहले तो हमको उनको अक्षरों का जो बेसिक ज्ञान होता है, अक्षरों का जो आधारभूत या मूलभूत ज्ञान होता है, उसको फिर से पुनः प्रदान करना चाहिए। और साथ ही साथ उनको जो लेटर्स है उसको दिखा के प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कई लेटर्स आप देखोगे क ख ग बना हुआ आता है, ठीक है, उसको दिखा दिखा के बार बार उसको डिफ्रेंशिएट करना सिखाना पड़ेगा, 4-5 बार, ठीक है। उनको क्लासरूम में सामान्य बच्चों के साथ हम बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे बालकों को हम आगे बैठाएंगे ताकि ब्लैक बोर्ड उनके से ज्यादा दूरी पे ना हो। और साथ ही साथ हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, उनको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। और उनको बोल बोल के पढ़ाने की, यानी कि बोलेंगे कि आप जोर जोर से रीडिंग करने की आदत डालिए। तो इससे डिस्ग्राफिया में बहुत आराम मिलता है और डिस्ग्राफिया वाले बच्चे जो होते हैं अच्छा अचीव भी कर लेते हैं। अम्मी गेट पे देखिए कोई। क्या बेटा? हेलो, सॉरी मैम, उसका गेट माइक पे कोई आया अनम्यूट था, था अम्मी को आवाज गलती से। दी। तो इसमें ये समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, डिस्ग्राफिया में? नो मैम। तो डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है उसमें अभी तक में कोई प्रॉब्लम हम लोग को नजर नहीं आया है, वो चीज हमारा क्लियर होता चला गया है, ठीक है। तो अभी जो है हम कल क्लास लेंगे, कल हम आपको और डिटेल में बताएंगे और जितने डिसऑर्डर है उसके बारे में। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, डिस्ग्राफिया से रिलेटेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस रीजन क्यों, इसका रीजन क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? ज्यादातर आप ये देखेंगे कि जो बेसिक जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उनमें उनको इस तरह की चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती। लर्निंग डिसेबिलिटी के मैक्सिमम कारण जो होते हैं न्यूरोलॉजिकल कारण होते हैं, जो ठीक है। हमारे एक तरह मतलब से हमारा मस्तिष्क। ब्रेन जो है जी, हमारा ब्रेन जो है सही तरीके से संकेतों को, चिन्हों को पहचान नहीं पाता है। लेकिन इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियलिटी, कैपेबिलिटीज होता है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो जितना ज्यादा उनसे आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी वो चीजों को समझ पाएंगे। तो न्यूरोलॉजिकल कारण ज्यादातर होता है। वातावरणीय कारकों में देखेंगे कि जब आपको स्कूली शिक्षा जो होती है, जो बेसिक एजुकेशन होता है, वो प्रॉपर ढंग से ना मिला हो, घर पे गाइड करने वाले ना हो, और साथ ही साथ वो बच्चों के लिए बहुत लापरवाह होते हैं, ठीक है। उनको क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर घर पे पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते, और अगर ध्यान भी दे दे तो वो कभी भी बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों है, हमारा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी से जल्दी हम डिस्ग्राफिया वाले स्टूडेंट को अगर डिटेक्ट कर ले तो उनका जो इलाज होता है, उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और जितना लेट से डिटेक्शन होगा, क्योंकि उनकी क्लासेस उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी, कोर्स और टफ होता चला जाएगा, तो उनको हम बेसिक अल्फ़ाबेट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो एक सामान्य एज में, एक मैच्योरिटी के लेवल पे किस टाइम पे एक बच्चे को अल्फ़ाबेट पूरी तरह आ जाना चाहिए, अगर उस समय पे वो अल्फ़ाबेट नहीं सीख पा रहा है या उसको कंफ्यूजन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका उपचार भी संभव है। उपचार केवल और केवल काउंसलिंग के द्वारा, स्पीच थेरेपी के द्वारा हो सकता है। जहाँ पे बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है वहाँ स्पीच थेरेपी की हम हेल्प ले सकते हैं। कारण में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स में मैंने बताया ना कि कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जहाँ हमारी स्पीच में प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को समझ तो जाते हैं लेकिन हमको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, तो हम उसको अच्छी तरह डेवलप नहीं कर पाते हैं। जी मैम, इसलिए शुरुआती दौर से ही मतलब
शुरुआती दौर में अगर हम लोग देख लेते हैं, शुरुआती 3-4 साल की अवस्था में डिटेक्ट हो जाता है। ज़्यादातर अमूमन बच्चे 5-6 साल में आजकल स्कूल मतलब 5-6 साल में अल्फ़ाबेट का प्राइमरी नॉलेज सीख लेते हैं। अगर वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है या कोई दिक्कत कर रहा है, अगर प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग के बावजूद, तब उस बच्चे में प्रॉब्लम है। तो ये बच्चे ध्यान रखना चाहिए। और मेरे पास 2-3 ऐसी कॉपीज़ भी आती हैं, जिससे बच्चे कभी-कभी पेरेंट्स लेके आते हैं उनकी काउंसलिंग के लिए। तो हमने देखा है कि इस तरह की चीज़ें देखने में ज़्यादातर होती है और उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा इंक्लूडेड होता है। इस शुरुआत के क्लासेस में लोगों का ध्यान नहीं देना। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है, इनफैक्ट ये है, लेकिन ये स्लो लर्नर होते हैं, धीमे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सीख नहीं सकते हैं। गाइडलाइन की जरूरत होती है। हाँ, एक गाइडलाइन की जरूरत होती है, एक काउंसलर की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप सबके लिए हिसाब से मैंने आपको डेट दे दिया असाइनमेंट का, आप उस हिसाब से तैयारी करते रहोगे। ठीक है बेटा? अब कल हम इसके बारे में और आगे का नेक्स्ट जो आपका डिसऑर्डर है लर्निंग डिसेबिलिटी में बचा हुआ है उसको पढ़ाएंगे। अब बहुत मेजर डिसऑर्डर नहीं बचा, मेजर डिसऑर्डर यही था, डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया। एक डिस्कैल्कुलिया भी है, उसको भी पढ़ा देंगे, एक ग्राफिया भी है, और सबके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देंगे, तो ये आपका खत्म हो जाएगा।